जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि वो एक के बाद एक लगातार बेतुके कदम उठा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को डाउनग्रेड करने और पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सफीर को वापस भेजने के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को वाघा बॉर्डर पर ही रोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस को वापस आना था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे वाघा बॉर्डर पर रोक दिया। पाकिस्तान ने अटारी रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को पैगाम भेजकर अपने गार्ड और ड्राइवर को ट्रेन के साथ भेजने से इनकार कर दिया। इससे कई लोग वाघा बॉर्डर पर फंस गए। उसने भारत से कहा कि वो अपना ड्राइवर और गार्ड भेजे। वहीं हिंदुस्तान की तरफ से ड्राइवर और गार्ड भेजकर ट्रेन वापस लाई गई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की क़यादत में हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से दो तरफा कारोबारी रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसने हिंदुस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात का दर्जा घटा दिया है। इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को हिंदुस्तान लौटने के लिए कह दिया गया है। फिलहाल हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कोई हाई कमीशन नहीं है। पाकिस्तान इसी महीने नई दिल्ली में हाई कमीशन भेजने वाला था, लेकिन अब नहीं भेजेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फिल्मों पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दो तरफा सिफारती ताल्लुकात को 1999 और 2002 में घटाया गया था। वहीं 1965 और 1971 की जंग के दौरान इसे रोका गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत से रिश्तों को लेकर पाकिस्तान के एक तरफा फैसलों पर भारत ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दो तरफा रिश्तों की फर्जी तस्वीर दुनिया के सामने पेश ना करे। वज़ारत ख़ारजा ने साफ कहा है कि 370 हिंदुस्तान का इंटरनल मामला है और ये भारत के खुद मुख्तारी का मामला है और रहेगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हमारे निजी मामले में पाकिस्तान के दखल की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम 8 बजे आज मुल्क के अवाम से खिताब करेंगे। कौम के नाम खिताब में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर से 370 हटने और दो रियासतों को मरकज़ के ज़ेरे इल्तिज़ाम रियासत बनने के फैसले पर बात कर सकते हैं। पीएम कश्मीरी अवाम को भरोसा देंगे कि हुकूमत और अवाम उनके साथ खड़े हैं। साथ ही वो कश्मीर के लोगों से अपील कर सकते हैं कि वो दहशतगर्दी से पाक कश्मीर बनाने में सरकार की मदद करें। कौम के नाम पीएम का यह खिताब 15 अगस्त से ठीक एक हफ्ते पहले हो रहा है। इससे पहले पीएम ने मुल्क के अवाम को लोकसभा इंतखाबात से पहले 27 मार्च को खिताब किया था। पार्लियामेंट ने 5 अगस्त को दफ़ा 370 के ज़्यादातर इल्ज़ामात को ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर के ख़ुसूसी रियासत के दर्जे को ख़त्म कर दिया था, जबकि 6 अगस्त को पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल पर मुहर लगा दी थी। तो आज रात 8 बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम को खिताब करेंगे और कौम के नाम खिताब में वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और दो रियासतों को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत बनाने के फैसले पर बात कर सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि पीएम कश्मीरी अवाम को भरोसा देंगे कि हुकूमत और अवाम उनके साथ खड़े हैं और साथ ही वो लोगों से ये अपील कर सकते हैं कि वो दहशतगर्दी से कश्मीर को पाक करने में सरकार की मदद करे। कौम के नाम पीएम का यह खिताब 15 अगस्त से ठीक एक हफ्ते कबल हो रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले पीएम ने मुल्क के अवाम को लोकसभा इंतखाबात से पहले 27 मार्च को खिताब किया था और अब जो कि पार्लियामेंट ने 5 अगस्त को दफ़ा 370 के ज़्यादातर इल्तिज़ामात को ख़त्म करते हुए वहाँ से खुसूसी रियासत के दर्जे को ख़त्म कर दिया था। और इसके अलावा 6 अगस्त की बात की जाए तो पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल पर भी मुहर लगा दी थी। तो कुल मिलाकर आज ये उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म कोई बड़ा पैगाम अपने इस संदेश में दे सकते हैं जो आज मुल्क से मुखातिब होने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आज शाम 8 बजे जब मुल्क के अवाम से खिताब करेंगे तो इस दौरान पीएम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और दो रियासतों को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत बनाने के फैसले पर वो बात कर सकते हैं।
जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आवाम से खिताब करेंगे, इस तरह की खबर मिल पा रही है। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि आज वो अपने इस खिताब में मुल्क को क्या पैगाम दे सकते हैं? देखिए, कयास तो जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर ही है, जो 370 हटाई गई है, शाहबाज। लेकिन क्योंकि जब तक वो बोलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि कयास कई तरह के लगेंगे। लेकिन समझाने की कोशिश वजीर आजम के जरिए जरूर होगी कि जो 370 हटाई गई और जो वहाँ कश्मीर में जो रद्द अमल आया, जिस तरह का जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी जो खुशियाँ, जो भी उसका इस्तकबाल किया गया, तो उसको लेकर बात होगी। और इसके साथ साथ जो मुझे लगता है कई तरह के ऐलान भी हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, कि वहाँ पर किस तरह से हुकूमत की जो मनसूबाबंदी आने वाले वक्त में रहेगी, किस तरह की हिकमत अमली रहेगी, कैसे तरक्की के काम वहाँ पर होंगे, कैसे वहाँ के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत काम करेगी, मरकजी हुकूमत। और पहले जब 370 थी तो कैसे वहाँ जो कामों में रुकावट होती थी, मरकजी हुकूमत कई बार काम नहीं कर पाती थी क्योंकि अपना अलग आइन था जम्मू कश्मीर का। तो इन तमाम चीजों को लेकर जहाँ तक मुझे लगता है कि वजीर आजम पूरे विश्वास और पूरा यकीन कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो उनकी बेहतरी के लिए उठाया है। और जब वजीर आजम बोलेंगे तो यकीनन उन पर लोगों को एतमाद और यकीन भी उसी तरह से होगा, क्योंकि वो वहां पर काम करने कहीं ना कहीं उसकी योजना, उसकी हिकमत अमली बनाने की जो भी कोशिश सरकार की तरफ से हो सकती है वो करने की बात करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका शुएब। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने का पूरा मुल्क जश्न मना रहा है। मोदी हुकूमत के फैसले का पूरा मुल्क हिमायत कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। कश्मीर के लोगों का अमन और चैन से रहना उन्हें बिकाऊ लग रहा है। वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद की नजर में आम कश्मीरी बिकाऊ है, जो थोड़े से पैसों के लिए किसी के भी साथ आ सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के लोगों पर ये तौहीन आमिज बयान क्यों दिए हैं, इसे बताएं। उससे पहले आप उनके बिकाऊ वाले बयान सुनिए। ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना। कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगाओ? सर, अजीत डोवल की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वो दिखाना चाह रहे हैं वो पैसे देकर आप किसी को साथ ले सकते हो। पाकिस्तान। दरअसल कल एनएसए अजीत डोवल शोपियां में थे। अजीत डोवल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डोवल आम कश्मीरियों के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान अजीत डोवल कश्मीर के लोगों से हालात पर बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं। किसी भी एक कश्मीरी ने आर्टिकल 370 को लेकर इख्तलाफ राय जाहिर नहीं की। गुलाम नबी आजाद को आम कश्मीरियों का यही रवैया पसंद नहीं आ रहा और उनको वे बिकाऊ करार दे रहे हैं। शिवसेना ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर सख्त एतराज जताया है। बता दें कि एनएसए अजीत डोवल ने 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मुजाहरा नहीं हुआ, हालात आम हैं। मकामी लोग जरूरी कामों के लिए निकल रहे हैं और मकामी लोगों ने हालात सुधरने के बाद जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत बनाए जाने के फैसले का भी इस्तकबाल किया है। मकामी लोगों का कहना है कि बदलाव से हालात अच्छे होंगे। लोगों को लगता है कि अपने जाती मफाद के लिए लोगों को गुमराह किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर के लोगों पर इश्तियाल अंगेज बात करने वालों का बीजेपी ने सख्त उनकी मजम्मत की है और बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने गुलाम नबी आजाद पर पाकिस्तान की जुबान बोलने का इल्जाम लगाया। शाहनवाज हुसैन ने इसके लिए मुल्क से कश्मीर के लोगों से कांग्रेस को माफी मांगने की बात कही है। और वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर करण सिंह ने 370 मनसूख करने के फैसले की हिमायत की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर मरकजी हुकूमत के फैसले को सही बताया है। करण सिंह ने लद्दाख को मरकज के जेर इक़्तिदार रियासत बनाने का इस्तकबाल किया। करण सिंह ने 35 से हटाने की भी हिमायत की।
आर्टिकल 370 के खिलाफ लोगों को गुमराह करने वाले लीडर, आवाज उठाने वाले लीडर कैसे ऐश और आराम की जिंदगी गुजारते हैं और वादी के नौजवानों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, इसकी बानगी आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। और रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों और देही इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक रोड तक मैसर नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के बंगले की लागत 50 करोड़ रुपए है। अगरचे कि ये लीडरान पावर में हो या ना हो, इनके पास बंगले जरूर है। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला जब वजीर आला के ओहदे पर फायज थे तो घर के एंटाइटलमेंट का पैसा लेते थे। ने इसको रिनोवेट कराने में 50 करोड़ रुपए खर्च किए, 50 करोड़। सोचिए, इससे ऊपर चले जाइए थोड़ा सा, दक्षिण कश्मीर में किसी गांव में सड़कें तक नहीं मिल पाती वहां पे आपको, लेकिन इस रोड पे और इस रोड को बनाने के लिए यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो आप सोचिए कि नेताओं के लिए, उनके घरों के लिए, उनके रहने की सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और एक आम कश्मीरी उस तक ना तो बिजली पहुंच पाई ढंग से, उस तक ना तो सड़क पहुंच पाई। तो ये स्थितियां, ये हालात आपको हम यहाँ खड़े होकर दिखा रहे हैं। ये सबसे वीवीआईपी जगह है, वो जगह है जहाँ पर वो तमाम नेता रह रहे हैं। और मज़े की बात ये देखिए कि ये लोग भले ही पावर में हो या ना हो, लेकिन ये बंगले इनके पास हमेशा से रहे हैं। महंगे इलाके में फारूक अब्दुल्ला साहब का ये घर है, 16 नंबर है इस घर का, और ये उनका अपना प्राइवेट घर है, ये सरकारी घर नहीं है। और बहरहाल इस घर के लिए वो किसी तरीके का वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जो जो उनको सीएम की तरफ से जो उनको घर के पैसा एंटाइटल किया गया है, अपने प्राइवेट घर में रहते हुए भी वो उस पैसे को लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो सीएम रहते हुए जो उनको घर एंटाइटल किया गया था, उस एंटाइटलमेंट का जो पैसा है वो अपने प्राइवेट घर में रहते हुए उन्होंने लिया। तो आप ये इस वजह से यहाँ बताना कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इन सरकारी बंगलों पर अभी तक जो, अब मैं सीधे तौर पर कहूँगा, जो कब्जा कर रखा है, वो ये कह के कर रखा है कि साहब सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से हम इस घर को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब सरकार तय करेगी। अब चूँकि यूनियन टेरिटरी हो चुका है तो सुरक्षा मुझे लगता है कि अब देखी जाएगी कि वाकई निवास के तौर पर तैयार किया था। गुलाम नबी आज़ाद जब मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर के, तब उन्होंने इस जगह को सीएम निवास बनाया था, और उनकी कोशिश थी कि लोग यहाँ पर सीधे आएँ, मिलें, और जो भी उनके काम है वो हो सकें। लेकिन उसके बाद जब उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बने तो उमर अब्दुल्ला इस घर में रहने के लिए नहीं आए, और उमर अब्दुल्ला ने जो आलिशान घर हमने आपको उनका दिखाया है, सरकारी घर, उसको चुना, उसको रिनोवेट कराया, और उसको रिनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च किए। ये घर जो कि सीएम आवास था, उसको स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया गया, और स्टेट गेस्ट हाउस की हालत आप बाहर से देख सकते हैं। आपको हमने उन 3 लोगों के घरों की हालत भी दिखाई, महबूबा मुफ्ती की, उमर अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला का अपना निजी घर है, इसलिए ठीक है वो जिस तरीके से उसको रखना चाहें, लेकिन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के घरों की हालत और एक उस घर की हालत जिसे वाकई जम्मू कश्मीर में सीएम निवास के तौर पर तैयार किया गया था, पर यह शायद उन सुख सुविधाओं से लैस नहीं था, या शायद उतना आलीशान नहीं था। इसलिए यहाँ से थोड़ी नीचे उतरते हुए इस सड़क पर वो आलीशान बंगले, वो आलीशान किले तैयार किए गए। कश्मीरियों को बिकाऊ बताने के बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मुतनाज़ बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने कश्मीर को नाजी कैंप बना दिया है। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने काबिल एतराज़ बयान देते हुए कश्मीरियों को बिकाऊ बताया था। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद अब रियासत के साबिक सीएम के ऐशो-आराम पर भी गाज गिर सकती है। आर्टिकल 370 के प्रोविजन हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दुरुस्त होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अब जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम को अपने पुराने सरकारी बंगलों में रहने का हक नहीं होगा। सीधे तौर पर कहा जाए तो साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को उनके सरकारी बंगले खाली करने होंगे। मुल्क की किसी भी दूसरे रियासत के सीएम के सरकारी रिहाइशगाह से बड़े और सहूलत वाले इन बंगलों की साज सजावट पर इन लीडरान ने करीब 50 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव और लालू को भी अपने अपने सरकारी बंगलों खाली करने पड़े थे। श्रीनगर समेत कश्मीर वादी में हालात आम होते जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्या है हिकमत अमली, इस पर डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की जी मीडिया नुमाइंदे राहुल सिन्हा ने।
जब हम पूरे कश्मीर में घूम रहे हैं, श्रीनगर में घूम रहे हैं, तो मुझे तो कम से कम सब कुछ सामान्य लग रहा है। लेकिन क्या हालात सामान्य हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह जी हैं। पहला सवाल यही है कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने और दिमाग में एक ही सवाल है कि कश्मीर में सब ठीक है। और मेरा जवाब है कि कश्मीर में सब ठीक है। अभी तक जैसे हालात आपने देखे हैं, पीपल हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव और सब जगह पे अमन अमान है। अभी तक कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचा हो। दूसरा, जो हम लोग भी, क्योंकि जहां पर फिर कोई थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं कश्मीर के एरिया में, जम्मू में कुछ एक पार्ट्स में हैं जहां पर सब जिलों में हैं, और लोगों की इमरजेंसी में कोई ज़रूरत अगर हो तो हमने उनका साथ दिया है। आप देख रहे होंगे सड़क पे चलते हुए कि आपको सिविलियन गाड़ियां भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, टू व्हीलर भी चल रहे हैं, कहीं कहीं बच्चे भी बाहर सड़कों पे चल रहे हैं। और मैंने भी कल घूमते फिरते सब जगह पे देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और लोग सैर भी कर रहे हैं बाहर निकल करके। रिस्ट्रिक्शंस हैं मगर लोगों ने कोऑपरेट किया, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और दूसरा, हम लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, जहां जेन्युइन ज़रूरत है किसी की मूवमेंट की, वो हमने फैसिलिटेट भी की है। तो वो स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट कराना था और सब स्मूथली इम्प्लीमेंट कराना था। वो स्ट्रेटेजी ज़रूर, मैं इसलिए क्योंकि ये हर कोई इसको मुझे लग रहा है ना, आगे चल के शायद पढ़ा जाए, ये लोग बताया जाए कि देखिए इस तरीके से आप अगर चले तो सारी चीज़ें स्मूथ हो सकती। देखिए, जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं दैट दोज आर नॉट टू बी डिस्कस कि हम मीडिया में बात करें, मगर ठीक है, जैसे अपने पुलिसिंग के अंदाज से जो चीज़ें होती हैं, जो ज़मीन के ऊपर जिनकी ज़रूरत है, वो सब एक दूसरे के साथ राय मशवरे के साथ हम लोग चलते हैं। हमारे पास सब तरह की जहाँ पर फोर्सेस हैं, सीआरपी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आर्मी है, तो हम सब एक टीम है, कोर टीम है, सारे मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, फैसले करते हैं, और जैसे फैसले होते हैं उसी तरीके से ज़मीन के ऊपर इंतजाम करते हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके से की जाए कि कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दूसरा, उसके साथ साथ पैरेलल एक काम ये भी किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर में जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जिसे भ्रष्टाचार ने खत्म कर दिया था, उसे कैसे पटरी पर लाया जाए। और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में आपको ये तस्वीर भी बहुत अच्छी तौर पर देखने को मिलेगी, उतनी खूबसूरत जितना कश्मीर है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालात के बारे में जानकारी दी। बशीर अहमद खान ने बताया कि वादी के हालात एकदम ठीक है और 144 की वजह से लोगों को परेशानी पेश न आए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। वादी के लोग राब्ते में रहें और अपने रिश्तेदारों से बात कर सके, इसके लिए 400 टेलीफोन सेंटर्स कायम किए गए हैं। हमने जी सलाम पर कई बार आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू में रह रहे वाल्मीकि समाज के लोगों को पेश आ रही परेशानियों और उनके साथ हो रही ज्यादती पर रिपोर्ट दिखाई थी, और आर्टिकल 370 हटने के बाद वाल्मीकि समाज में अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है। नहीं, आज कल के लिए वो था। आज जो है वो जेके बैंक, कल ही जेके बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके सारी एटीएम जो है वो रिप्लेनिश कर दिए गए हैं। अभी मैं आ रहा था तब जो है आपके प्राणों में और अलग अलग जगहों पे एटीएम जो है भरे जा रहे थे। टाउन के भी सारे एटीएम्स हैव बीन रिप्लेनिश्ड विद कैश, सो देयर इज इनफ कैश एट एटीएम काउंटर्स आल्सो। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। डोडा में तो अभी हमने कंसिडर किया है रिलैक्सेशन। भदरवा में भी जैसे एज पर दी ग्राउंड रिपोर्ट्स एंड एज पर द कंडीशंस प्रिवेलिंग द रिलैक्सेशंस विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम टाइम।